Hello everyone, once again विद्यास्त्र करियर इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल। हम आज के अपने इस टॉपिक में शामिल करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस से, अगर आप 12th बोर्ड एग्जाम में हैं या नीट वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इम्यून सिस्टम को लेकर। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने तरह का इम्यून सिस्टम काम करता है, इननेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, या फिर हम बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यून क्या होता है, इम्यूनाइजेशन किसको बोल रहे हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। और 12th का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जनरली एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को लेकर। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अगर आप 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बड़ा हाई वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप शुरुआत से लास्ट तक बिल्कुल फुल फोकस के साथ में समझें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में इम्यून सिस्टम को लेकर। तो इम्यून सिस्टम हम किसे बोलेंगे कि इट इज द सिस्टम दैट गिव्स द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। यह एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम कर रहा है। अब इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी किसे बोलेंगे? इम्यूनिटी हिंदी में बोलते हैं अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी बॉडी की फाइट करने के लिए भी कोई सी बीमारी अगर हमें हो रही, कोई सी डिसीज हो रही, कोई सा इन्फेक्शन हुआ, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसा सिस्टम मौजूद है जो उस पैथोजन से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से जो कि हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है उससे फाइट करे। वही हमारा इम्यून सिस्टम है, जिसको हम बोल रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, वो हमारे लिए इम्यून सिस्टम है। तो ये समझ में आना चाहिए ये क्या करता है। तो इट प्लेस ए रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तीनों तरह की चीजें शामिल कर दी। देखो क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस मतलब क्या? बहुत से लोगों को पोलन की रिएक्शंस होती है, पोलन ग्रेन्स जब आते हैं तो उनको क्या होता है, एलर्जी होती है उस चीज की, है ना, स्नीजिंग चालू हो जाती है। बहुत से लोगों को जनरली क्या, डस्ट पार्टिकल्स की, धूल की एलर्जी होती है, जैसे कहीं पर धूला वगैरह होता है, छींके चालू हो जाती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस पर एक इम्यून सिस्टम रोल प्ले कर रहा है। दूसरा ऑटो इम्यून डिसीजेस, वह डिसीजेस जो खुद ब खुद हो रही है, किसी चीज की अंदर कुछ एक्सचेंज हुआ या कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारे बॉडी में खुद ही क्या हो गया कि एक डिसीज डेवलप हो गई, तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस में शामिल करेंगे। इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे नीचे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आपको समझ में आना चाहिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसको बोलेंगे कि अगर कोई सा ऑर्गन बॉडी का प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जैसे किडनी हो गया या हार्ट हो गया, तो इन सबको जनरली क्या किया जाता है, मैच करके किसी ऐसे पेशेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो किसी और का हो। तो जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाता है किसी दूसरे का ऑर्गन निकाल कर, है ना। लेकिन हर किसी का ऑर्गन निकाल कर नहीं दे सकते, है ना। उसके पहले भी मैच किया जाता है सारी चीजों को, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है कि इम्यून सिस्टम डेवलप है, रिजेक्शन दे देती है। आप देखें कि छोटा सा ब्लड ट्रांसफर करना होता है या ट्रांसफ्यूजन करना होता है ब्लड का, किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो भी वहां पर टेस्ट किया जाता है कि ए पॉजिटिव वाला है तो ए पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दिया जाएगा, ए पॉजिटिव का ही ब्लड लेकर दिया जाएगा, बी वाला है तो बी का ही लेकर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों चेक की जाती है? हर किसी का नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहा है, वो तत्काल आइडेंटिफाई कर लेगा फॉरेन मटेरियल को और क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जनरली हमें समझ में आना चाहिए। इट इंक्लूड द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल एंड एंटीबॉडीज। देखो क्या क्या चीजें शामिल है, ये सब हम नीचे पढ़ने वाले हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, एंटीबॉडीज, ये सारी चीजें हमारे लिए इसमें आती है। इनमें ये सारी चीजें शामिल की गई पूरे इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट हमारे लिए क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है कि these are the organs where the origin, maturations and proliferation, तीन काम हो रहे हैं। किसके? लिम्फोइड्स के। लिम्फोइड्स किसको बोल रहे हैं? लिम्फोसाइट्स किसको बोल रहे हैं? लिम्फोसाइट जनरली हमारी डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल जो कि ब्लड में होती है ना, बोन मेरो वगैरह में डेवलप होने का काम होता है। तो ये हम बोल रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे लिम्फोसाइट्स है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करती है, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट करने का काम करती है। तो पहला हमने बोल दिया कि वह जगह जहां पर ओरिजिन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का,
मैच्योरेशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का और पोलिफरेशन हो रहा है। पोलिफरेशन मतलब एक सेल, दो सेल से 5 सेल, 10 सेल बढ़ रही है ना, पोलिफरेट हो रही है। तो ये हमारे लिए लिम्फोइड्स में पोजिशंस पर आएंगे। तो ये जनरली दो तरह से होते हैं, एक हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया क्या, सेकेंडरी। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या शामिल है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हियर द मेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स मेच्योर हो गए हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं किसमें, तो हम बोल रहे हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, कि बाहर से कोई सा एंटीजन आया तो तत्काल आइडेंटिफाई कर लेंगे और इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देंगे। ये कहाँ पर है, तो जैसे एग्जांपल बता रहा था, बोन मेरो एंड थाइमस। ठीक है, बोन मेरो क्या, तो बोन मेरो इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। देखो बोन मेरो में अभी मैंने आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ बन रही, बोन मेरो में बन रही। तो ये हमारे लिए एक लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। तो बोन मेरो वह साइट्स हो गई जहां पर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स हो रहा है। डब्ल्यूबीसीज भी हमारे लिए एक सेल है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको अपन बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बोन मेरो में डेवलप हो रही है। थाइमस क्या है, थाइमस हमारे लिए यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि क्या कह रहे हैं, लार्ज ड्यूरिंग द बर्थ। जन्म के समय तो बड़ी होती है लेकिन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड इन द साइज एंड बिकम वेरी स्मॉल साइज इन पुबर्टी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पुबर्टी एज तक जाते 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 ये श्रिंक होती चली जाएगी, इसका साइज छोटा होते चले जाता है। तो ये हमारे लिए दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, एक हमने बोल दिया बोन मेरो, दूसरा हमने बोल दिया क्या, थाइमस। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं, ये दोनों हमारे लिए प्राइमरी थे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा कि द ऑर्गन्स टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट, इंटरेक्ट विथ एंटीजेंस एंड proliferate टू बिकम द इफेक्टर सेल्स, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर्स पेचेस, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जिसको अपन माल्ट बोल सकते हैं, एंड अपेंडिक्स, ये सब नाम दे रखे हैं यहाँ पर दो, ये सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑर्गन्स टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हैं, मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स इनमें जाते हैं, लिम्फोसाइट्स बने और मैच्योर हुए, और मैच्योर होने के बाद यहाँ पर गए। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर इफेक्टर सेल्स डेवलप करेंगे। मतलब ये कह दें कि स्प्लीन हो गया है ना, सब ऑर्गन के नाम है, ऐसे ही लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल हो गए, पेयर्स पेच किसको बोलते हैं जनरली, तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जहां पर ये सेल्स मौजूद होगी। ठीक है, जनरली हम सिकम बोलते हैं इसको। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, ये याद रखना नाम, माल्ट बोलते हैं, ये भी नीचे पढ़ने हमारा, अपेंडिक्स, ये सारे हमारे लिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में शामिल किए गए। स्प्लीन क्या है एक्चुअल में, अलग अलग इनको डिस्क्राइब कर रखा है कि बीन शेप्ड ऑर्गन है। बीन शेप्ड हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आपको छोटा सा डायग्राम हालांकि यहाँ पर दिया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीन शेप्ड, इस तरह से हमारे लिए बीन शेप्ड स्प्लीन होगी। क्या करेगी ये, कंटेन्स द लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी हैं और दूसरा फेगोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स मैंने बताया डब्ल्यूबीसीज, फेगोसाइट्स किसको बोलेंगे, तो फेगोसाइट्स भी समझ लो, फेगोसाइट्स वो सेल होती है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या यूं कहते हैं कि वो पैथोजन जो हमारी बॉडी में इंटर हुए उनको खत्म करने का काम करेगी, उनको खा जाएगी, कुल मिलाकर यूं समझ लो, है ना। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को खाने का काम कर लेगी, जिसके कारण हमारी बॉडी में नुकसान हो रहा है, तो वो फेगोसाइट्स हो जाएगी। तो स्प्लीन में ये दोनों चीजें मौजूद होती है। क्या कार्य है ये एक्चुअल में, दो स्प्लीन में हो क्या रहा है, इट रिमूव्स वोर्न आउट आरबीसीज, यानी ऐसी आरबीसीज जो रैप्चर हो चुकी है, खराब हो चुकी है या काम की नहीं रही, वो आरबीसीज को रिमूव कर देंगे। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि इन्फेक्शन का रीजन बन सकते हैं, किसी डिसीज का कारण बन सकते हैं, जो कि फॉरेन मटेरियल है, उसको भी रिमूव कर देंगे। तो आप देखो, ब्लड से वॉर्न आउट आरबीसीज को भी हटा दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हटा दिया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि फिटस में स्प्लीन क्या काम करती है, स्प्लीन का एक बहुत बड़ा रोल है फिटस के टाइम में, कि इट इज ए रिजर्वायर ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स इन फिटस। फिटस में, फिटस मतलब जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो फिटस हम कंसिडर कर लो कि फिटस में इरिथ्रोसाइट्स का एक स्टोर रूम है, ये रिजर्वायर है स्प्लीन। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स पर बात करी अपनों ने, कि फाउंड इन द लिम्फेटिक सिस्टम्स, लिम्फेटिक सिस्टम में रहेगा ये लिम्फ नोड्स। दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का काम कर लेंगे, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जकड़ लेंगे जाल बनाकर, और क्या करेंगे ये, वो
दूसरे एंटीजन्स अगर कोई से मौजूद है उनको भी रोक लेंगे। ये ट्रैप करेंगे एंटीजन को और क्या कर देंगे, एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को एक्टिव कर देंगे ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जाग जाए और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण नुकसान होने वाला है उसको रोका जा सके। ठीक है, ऐसे ही माल्ट, माल्ट का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। ठीक है, ये माल्ट बोल रहे हैं जनरली, MALT, लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्स। आप देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, इन सब में लाइनिंग का काम, लाइनिंग से मतलब क्या, एक लेयर बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें लगभग लगभग 50% ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यूज मौजूद होते हैं। इन्हें आप देखो कि पूरा 50% माल्ट लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ये एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्यूनिटी का, कि इट इज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट विद द पैथोजेंस। इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, हर किसी की इम्यूनिटी एक जैसी नहीं रहती, किसी के पास में कम पावर होता है, कोई छोटी सी सर्दी जुकाम हुआ तो ही ज्यादा बीमार हो गया, कोई ज्यादा ठंड में काम कर ले रहा है या उसको इन्फेक्शन भी हो रहा है तो इतना ज्यादा बीमार नहीं हो रहा है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है 2 रोज में, कोई 7 रोज में ठीक हो रहा है। तो इम्यूनिटी सबकी अलग अलग है, इम्यून पावर सबका अलग अलग है, उनके मैकेनिज्म बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका बॉडी का मैकेनिज्म कैसा चल रहा है। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम, किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की इम्यून सिस्टम की वह एबिलिटी जो पैथोजन से क्या कर सके, फाइट कर सके, वही हमारे लिए इम्यूनिटी कहला रही है। ये 2 तरह से हो सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लेना है ना इस चीज को अच्छे से। एक है इन्नेट और दूसरा एक्वायर्ड। अब दो इन्नेट मतलब हम यूं समझ लो कि हमारी नेटल पोजीशन, मतलब हमारे बचपने से ही हम मान लो इन्नेट है ना, इन्नेट को इनबोर्न भी बोला जा सकता है, जन्म से ही हम बोल सकते हैं। और एक्वायर्ड मतलब क्या, एक्वायर्ड मतलब कहीं से बाहर से हमने एक्वायर किया है उसको, बॉडी में थी नहीं, हमने एक्वायर किया उसको। ठीक है, अभी समझते हैं इसको इन डिटेल कि इन्नेट, इन्नेट से हम क्या समझ रहे हैं, इनबोर्न इम्यूनिटी सिस्टम, इट इज द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ये कोई ज्यादा स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है, तो सबके पास में मौजूद होगी, जन्म से ही, जन्म हुआ है तो उसके पास में यह इम्यूनिटी मौजूद रहेगी। 4 टाइप्स दे रखे हैं इसके, इट इंक्लूड द 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कैसे बैरियर्स हैं, तो दो फिजिकल बैरियर, सबसे पहले स्किन आती है। स्किन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करने का काम है, बाहर की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सीधा सीधा हमारी बॉडी में इंटर नहीं कर सके, तो पूरी बॉडी को कवर करने का काम कर रही है स्किन। तो स्किन का काम क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज, बाहर की जो भी फॉरेन बॉडीज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको इंटर करने होने से रोकने का काम कर रही है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रेटरी, इंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स टू ट्रैप द माइक्रोब्स। और दूसरा क्या कर रही है, म्यूकस कोटिंग करने का काम कर रही है, रेस्पिरेटरी में, गैस्ट्रोजेनाइटल में, यूरिनोजेनाइटल में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में क्या करने का काम कर रही है, लेयरिंग करने का काम कर रही है, ताकि माइक्रोब्स को क्या किया जा सके, पकड़ा जा सके, रोका जा सके या ट्रैप किया जा सके। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक एचसीएल हो गया, स्लाइवा हो गया, टीयर हो गए हमारे, ये सब क्या हो गए, जनरली फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है कोई सा हमने खाना खाया, रॉ मटेरियल खा लिया हमने, बहुत सारी चीजें हम ऐसा कर लेते हैं कि क्या करते हैं, बिना पकाए बिना गर्म किए उसको खा लेते हैं। जैसे कि हमने गाजर खा ली, धोया और खा लिया, हो सकता है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। कितने ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब उनको कितना भी गर्म कर दो वो मरते नहीं, तो वो भी हमारे खाने के थ्रू अंदर पहुंच जाते हैं। कोई से पानी के माध्यम से अंदर पहुंच गए, हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से मौजूद हैं, वो अंदर चले गए। तो कितनी ही बार हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एचसीएल सिक्रीट होता है, जिसको अपन बोल रहे हैं गैस्ट्रिक एचसीएल, तो वो उनको खत्म करने का काम कर सकता है। हमारे मुंह में जो स्लाइवा आ रहा है, उस स्लाइवा वो भी इसका काम कर सकता है। आंखों के थ्रू जनरली आंसू आ रहे हैं, टीयर आ रहे हैं, वो भी जनरली क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस को ब्रेक रोकने का काम कर सकता है, ट्रैप करने का काम कर सकता है। तो ये सारे क्या कहला रहे हैं, जनरली फिजियोलॉजिकल बैरियर कहला रहे हैं। ठीक है, ऐसे सेल्यूलर बैरियर्स की बात करते हैं। सेल्यूलर बैरियर्स में आते हैं हमारे लिए जनरली फेगोसाइट, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कि डब्ल्यूबीसी की तरह होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, न्यूट्रोफाइल्स है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर
है ल्यूकोसाइट्स है, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या, PMNL शॉर्ट में, है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ऐसे मोनोसाइट्स है, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफाइट मैक्रोफेजेस हैं। तो ये सब क्या है, फेगोसाइट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीधा सीधा कंज्यूम कर लेंगे, खत्म कर देंगे उनको। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। सेल्यूलर बैरियर्स है, तो 4 टाइप्स हैं हमारे पास में। यहाँ पर हो गए हमारे लिए फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेल्यूलर बैरियर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में साइटोकाइन बैरियर। इसमें क्या होता है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट द प्रोटीन्स कॉल्ड द इंटरफेरोन विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। इसमें ऐसा होता है साइटोकिन बैरियर्स में कि जनरली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, यानी जिस सेल में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो क्या करेगी, एक प्रोटीन रिलीज करने का काम करेगी, जिसको अपन बोलते हैं इंटरफेरोन। एक्चुअल में ये सूचना दे रही है, सबको इंफॉर्मेशन दे रही है कि भैया इस तरह का वायरस आ गया है, सब अपने घरों में रहो। ठीक है, तो ये इंटरफेरोन है जो कि क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। किनको, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। इन्फेक्टेड सेल ने ऐसा प्रोटीन रिलीज किया जिसको इंटरफेरोन कर रहे हैं, इन्हें टांग अड़ाने का काम कर रहा है, उस वायरस को दूसरी इन्फेक्टेड सेल करने से रोकने का काम कर रहा है, दूसरी हेल्दी सेल तक जाने का रोकने का काम कर रहा है, ताकि वायरल इन्फेक्शन को रोका जा सके। ठीक है, दूसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी ऊपर के जो 4 टाइप्स अपनों ने देखे, वो 4 टाइप्स हमारे लिए इननेट था, बच्चे के जन्म से ही मौजूद होते। सेकेंड पॉइंट पर बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हमने कहीं ना कहीं से बाहर से ली है, हमारी बॉडी में पहले से थी नहीं। तो इट इज द फेगोजन्स स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, ये जनरली ऐसे पैथोजन्स हैं जो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ऐसे पैथोजन है, इट इज द पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये पैथोजन्स की स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जो कि लाइफ टाइम बॉडी में मौजूद रहेगी। इट इज द कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी। एक्चुअल में तो आइडेंटिफाई किया जाता है, एक बार हमारी बॉडी में अगर कुछ पैथोजन के थ्रू इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी मेमोरी क्रिएट कर लेती है कि ये किस तरह का इन्फेक्शन था और इससे कैसे लड़ा गया। ठीक है, तो वो मेमोरी की बात की जा रही है यहाँ पर कि ये कैरेक्टराइज किया जा सकता है मेमोरी की बेसिस पर। ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, जब पहली बार पैथोजन ने बॉडी पर अटैक किया था, तो बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट करती है लो इंटेंसिटी के साथ में। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान है, वो उसे पता नहीं कि कैसा माइक्रोब्स आया या कैसा पैथोजन आया, इससे कैसे लड़ा जाए। तो उसका रिस्पॉन्स इतना ज्यादा नहीं रहता है बॉडी का, बड़ा स्लो रिस्पॉन्स, क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बड़ा लो इंटेंसिटी वाला रहता है। लेकिन जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर होगा उसी पैथोजन से, तो अब बॉडी के पास में ऑलरेडी पता था कि पहली बार ऐसा हुआ था और ऐसे हमने फाइट की थी। तो सेकेंड टाइम में जब सेम पैथोजन आता है बॉडी में, तो सेकेंड टाइम का जो रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा हाई इंटेंसिटी वाला रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में रिस्पॉन्स करेगी बॉडी। ठीक है, ऐसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरली कैरिड आउट होते हैं विद बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। अब आपको समझ में आना चाहिए बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स एक्चुअल में एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रहा है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर रहा है ये। ऐसे टी लिम्फोसाइट्स कुछ नहीं करते हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प कर रहे हैं, जनरली हेल्प द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या आप बनाओ, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि टी लिम्फोसाइट जनरली क्या कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स को या बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टाइप्स दे रखा है कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो ये समझें कि अलग अलग 2 टाइप्स पर बात करते हैं इनके। एक हम बोल रहे हैं क्या, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, या इसको हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI। AMI एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज। तो ऐसा रिस्पॉन्स है जो एंटीबॉडीज के द्वारा हो रहा है।
एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा। एंटीबॉडी कहाँ पर होती है? ब्लड के प्लाज्मा में होती है। सो कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसलिए उसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जा रहा है। दूसरा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इसको हम CMI के नाम से जान सकते हैं। CMI सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, या यूं बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इट इज द इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट, यानी टी सेल के थ्रू रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। द बॉडी कैन डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड CMI कॉजेज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। बॉडी क्या कर लेती है? आइडेंटिफाई कर लेती है। मैंने अभी आपको चैप्टर इस टॉपिक के बिगिनिंग में बोला था कि हम छोटा सा अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी करवाते हैं तो जनरली क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर उसको टेस्ट करवाते हैं कि सेम ब्लड है या नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी रिजेक्शन दे देती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर लेती है कि ये खुद का है या नहीं है, यानी ये कहीं ना कहीं फॉरेन है या मेरा खुद का है, ये आइडेंटिफाई कर लेती है। और जनरली CMI क्या कर देगा? जनरली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या कर देगी? ये सीधा सीधा रिजेक्शन दे देगी। ग्राफ्टिंग रिजेक्शन, ग्राफ्ट मतलब क्या? किसी चीज को हमने ट्रांसप्लांट किया मतलब ग्राफ्टिंग की। तो किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया अगर हमने, तो बॉडी रिजेक्शन दे देती है, क्योंकि वहां पर CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम कर रही है। मतलब एक सेल लेवल पर काम कर रही है। अब ऑर्गन तो बड़ा लेवल हो गया ना, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, तो ऑर्गन तो एक बड़े लेवल पर आ गया। लेकिन अगर कोई सी एक छोटी सी सेल भी चेंज हो रही है तो रिजेक्शन आ जाएगा बॉडी में। टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग्स आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन। तो अभी आ गया पॉइंट, मैंने आपको बोला कि ब्लड को चेक किया जाता है, मैच किया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या करती है? रिजेक्शन दे देती है, कुछ भी उठाकर नहीं चढ़ाया जा सकता है। आफ्टर दिस पेशेंट शुड बी, अब अगर ऐसा पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया है तो उसको लाइफ टाइम अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर क्या किया जाता है? इम्यून सप्रेसेंट दिए जाते हैं। इम्यून सप्रेसेंट मतलब क्या? ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीजें जो कि उसके इम्यून सिस्टम को कम करके रखे, सप्रेस करके रखे। क्योंकि हो सकता है कि इम्यून सिस्टम अगर काम कर रहा है ज्यादा लेवल से, अच्छे लेवल से, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये ऑर्गन मेरा नहीं था और उसको रिजेक्ट कर देगा, व्यक्ति वहीं पर एक्सपायर। तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग्स उसको दे दिए जाते हैं, ताकि उसको मूर्ख बना रहे हैं एक्चुअल में बॉडी के इम्यून सिस्टम को, कि हमने ड्रग दे दिया, उसका इम्यून सिस्टम कम हो गया तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हालांकि ऑलरेडी ज्यादातर चीजें मैच की जाती है और उसके बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना, एक एक्टिव इम्यूनिटी आती है और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी आती है। ये भी हमारे बोर्ड और नीट दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। अगर आप वाकई में मेडिकल की प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स की प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है हमारे लिए। हम अपनी बॉडी को जानते हैं, इम्यून सिस्टम को जानते हैं, डिजीजेस कैसी हो रही है उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं। तो समझते हैं कि दो तरह से हमारे पास में, एक एक्टिव है, दूसरा पैसिव है। दो तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्टिव से मतलब ये है कि ऐसी इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू द एंटीजन। एंटीबॉडी को तैयार किया गया कहां पर? होस्ट बॉडी में, और फिर होस्ट बॉडी को एक्सपोज कर दिया गया एंटीजन के सामने। लिविंग और डेड माइक्रोब्स और द अदर प्रोटीन, जनरली उनके बेसिस पर हम एग्जांपल ले सकते हैं। इट इज द स्लो प्रोसेस, इट प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेज। ये स्लो प्रोसेस है। दूसरा, ये दो तरीके से हो सकती है। एक बोल दिया गया क्या? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। नॉर्मली जैसे कोई सा माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर हुआ, हमारी बॉडी ने धीरे धीरे उसको खत्म करा और उसके प्रति एक इम्यूनिटी जनरेट कर ली। नेचुरली प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस जिसको अपन बोल रहे हैं, नेचुरली हो रही है, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोला उसको। ठीक है, ऐसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोला दूसरा, कि इट इज डेवलप्ड बाय द इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। अब फिर हम क्या कर रहे हैं कि किसी माइक्रोब्स को इंटर करवा रहे हैं हमारी बॉडी में, इंजेक्टिंग करवा रहे हैं। मतलब क्या? कि वो माइक्रोब्स इंजेक्ट हो हमारी बॉडी में। एक्चुअल में हम इम्यूनाइजेशन करवाना चाह रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन हो। आप देखो कि अभी कोविड-19 जब आया था तो उसके वैक्सीनेशन लगे, तो हुआ क्या? उसी को इंजेक्ट करवाया हमारी बॉडी में। तो मतलब माइक्रोब्स को क्या किया जा रहा है? इंजेक्ट करवाया जा रहा है ताकि हमारी बॉडी जनरेट कर दे। तो आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट करवा रहे हैं, नेचुरली इंजेक्ट नहीं हो रहा है, तो आर्टिफिशियली तरीके से इंजेक्ट करवाया। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाई।
पैसिव में क्या हो रहा है कि हियर आर द रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी, सीधी सीधी तैयार की गई एंटीबॉडी दे दो। क्यों? क्योंकि समय कम है। अब बॉडी को हम पहले माइक्रोब्स देंगे, फिर बॉडी इम्यून बनाएगी, फिर वो जनरेट होगा, तो टाइम लग जाएगा। इतना समय व्यक्ति के पास में नहीं हो सकता है, व्यक्ति खत्म हो जाए, व्यक्ति मर जाए, या हो सकता है और कुछ चीजें हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा डायरेक्टली दे दे रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दे रहे हैं। दो तरह से, एक क्या कह दिया, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जिसको हम आईजी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने बोला, इसके में क्या, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एंटीबॉडीज आईजीजी फ्रॉम द मदर प्लेसेंटा फीटस। देखो, माँ से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फीटस में जा रही है, ठीक है। ऐसे ही एंटीबॉडी आईजीए, आईजीए मतलब क्या, इन कोलेस्ट्रम एंड इन्फेंट, है ना, कोलेस्ट्रम और इन्फेंट में देखने को मिलेगी। दूसरा नेचुरल, पहला नेचुरल था, दूसरा क्या है हमारे लिए, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हम बोल रहे हैं जैसे कि क्या, टेटनिस हो गया हमारे लिए, एंटी टेटनस सीरम, एटीएस लगाया हमने, क्या लगाया, एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। हो सकता है हमें कोई जंग लगा हुआ लोहे की कोई सी कील, या इससे हमें बॉडी में कहीं चुभ गई है, लग गया है, तो एंटी टेटनस सीरम हमको दिया जाएगा, यानी इंजेक्शन लगेगा, और वो रेडीमेड है ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। अब दो, इम्यूनाइजेशन किसको बोलते हैं, तो दिस इज द बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। दो टाइप्स के दे रखे हैं यहाँ पर, क्या, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन भी हम बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी दो तरह से। एक्टिव में क्या, इन दिस ए प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन इन एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजेंस और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस इज प्रोड्यूस इनटू द बॉडी, इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबॉडीज। एक्टिव जब हम बोलते हैं तब उसका प्रिपरेशन हमारी बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन द एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस। इसमें क्या होगा कि जब इन्फेक्शन होगा तो जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद में एंटीबॉडीज क्या करेगी, जो एंटीबॉडीज मौजूद है वो उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी। जो भी एंटीजन आया जिसके कारण हमें शरीर में कोई सी डिजीज होने वाली है, वो एंटीजन को बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, बॉडी के अंदर खत्म कर देगी। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट द मेमोरी बी एंड सेल्स। और वैक्सीन क्या करता है, मेमोरी जनरेट करता है ना। आपको अभी ऊपर पढ़ाया मैंने कि बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, है ना। बी जनरली एंटीबॉडीज बना रहा है, टी उसकी हेल्प कर रहा है, और दूसरा है कि ये मेमोरी जनरेट कर रहे हैं कि पहली बार रिस्पॉन्स आया तो कम इंटेंसिटी के साथ में आएगा, जब वही पैथोजन दूसरी बार आएगा तो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो दे रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस क्विकली। जब सेकंड टाइम में आएगा, मेमोरी जनरेट कर दी, तो फिर आयतन से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये पैथोजेंस तो पहले भी आया था और इससे हम कैसे लड़े थे हमें पता चल गया, बॉडी फाइट कर लेगी। जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, देखो, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, ये सब वैक्सीन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में बाहर से दिए जा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस यूजिंग द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप देखो कि नीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हर एक चीज बड़ी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मैंने समझाई है, आपको समझ में आना चाहिए कि वैक्सीन क्या है हमारे लिए, कैसे तैयार की जाती है। तो वैक्सीन को हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पर यूज कर रहे हैं। हमारा जब टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर आएगा हम उसमें पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस किसको बोल रहे हैं, डीएनए को रिकम्बाइन कर रहे हैं, वहां पर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आ रहा है। तो वहां उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी जनरली वैक्सीन है जो कि कहाँ से तैयार की गई, यीस्ट से तैयार की गई वैक्सीन है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन के टॉप पॉइंट थे। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि इट इज द डायरेक्ट इंजेक्शंस प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। मैंने भी आपको बताया कि हो सकता है पेशेंट के पास समय कम है, जैसे किसी को सांप ने काटा, स्नेक वेनम पे बात कर ली, तो उसको एंटीटोड दे दिया, उसको सीधी सीधी बात क्या, एंटीटॉक्सिक चीजें दे दी कि भैया जो भी टॉक्सिक आया है बॉडी में उसको सीधा सीधा खत्म किया जा सके, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, इट रिक्वायर्स द क्विक इम्यून सिस्टम से मतलब बात ये ना कि बॉडी रास्ता नहीं देख सकती है, हो सकता है व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा, बॉडी इम्यून जनरेट करेगी, इसलिए रेडीमेड आइटम दे दिया उसको। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टेटनस, स्नेक वेनम, अभी मैंने आपको स्नेक वेनम का एग्जांपल दे रखा बताया था, है ना, सांप ने काटा उसका जहर वेनम, तो उसको खत्म करना है तो सीधा सीधा हमने रेडीमेड एंटी टॉक्सिन चीजें दे दी उसको, बॉडी में ऑलरेडी हमने इस तरीके से चीजें डाल दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, एलर्जीज।
एलर्जीज क्या होता है कि इट इज द exaggerated response of immune system to certain antigen present in the environment। exaggerated response मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स हो रहा है हमारे लिए। इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं और वो एंटीजेंस हमारी बॉडी में अगर इंटर हो जाते हैं तो बॉडी आइडेंटिफाई कर ले रही है कि ये फॉरेन मटेरियल है और उसके प्रति क्या कर दे रही, लड़ाई शुरू कर दे रही है बॉडी के अंदर, यानी उसका विरोध करने का काम शुरू कर दिया, एलर्जी हो गई। एलर्जेंस किसको बोल रहे हैं, वो सब्सटेंसेस जिसके कारण एलर्जी हो रही है, जैसे कि क्या, माइट्स इन द डस्ट, मतलब डस्ट के छोटे छोटे कण बोल सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में इंटर हो रहे हैं, हमें छींक चालू हो जाएगी। पोलेन्स, मैंने अभी आपको बताया था कुछ लोगों को फूल खिलने का जब मौसम होता है, बाहर का जो मौसम होता है उस समय पोलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं, पोलन ग्रेन जनरेट होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स उनको एलर्जी का काम करते हैं, तो उन्हें स्नीजिंग वगैरह चालू हो जाती है। एनिमल डेंडर दे रखा है, यानी जो एनिमल हो सकता है, पेट एनिमल हो या और कोई दूसरे एनिमल जिनके बीच में वो रह रहा है, उसके जो डेंडर्स हैं, डेंडर्स मतलब उनके जो डेंड्रफ हम यूँ समझ ले, रूसी जिसको बोलते हैं, वो एलर्जी कर सकती है। एनिमल्स के फर, जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ किटन्स हो गए या फिर कुछ डॉग्स हो गए, तो उनके फर क्या कर हो सकते हैं, क्या एलर्जी डेवलप कर सकते हैं, उनको स्नीजिंग चालू कर सकते हैं। तो ये एलर्जी सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। एंटीबॉडीज की बात करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेन द एलर्जीज आर आईजीई टाइप्स। जो एलर्जी के खिलाफ काम करती है वो एंटीबॉडी हमारे लिए कौन सी होती है, आईजीई टाइप होती है। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक द हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। एलर्जी क्यों हो रही है वो भी समझें कि मास्ट सेल से जनरली क्या किया जाता है, हिस्टामिन या सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज किया जाता है। वो केमिकल जनरली सिग्नल देता है हमारे इम्यून सिस्टम को और एलर्जी डेवलप होती है। हमें पता चलता है कि ये कुछ स्नीजिंग चालू हो गई, आंखों में पानी आने लगा, तो इस तरीके से ये हमें काम कर रही है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, जैसे अगर एलर्जी हो गई क्या सिम्टम्स होंगे, तो देखो मैंने अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्नीजिंग, छींके चालू हो गई, वाटरी आईज, आंखों में पानी आने लगेगा, रनिंग नोज, नाक बहने लगेगी, ऐसे डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, स्किन रैशेस, स्किन पर रैशेस देखने को मिलेंगे, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, patient is exposed to or injected with a very small dose of possible allergens। आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट्स को उस छोटा सा डोज दिया जाता है उस एलर्जेंट्स का, क्यों टेस्ट किया जाता है ना किसके द्वारा हुआ था, ये एलर्जी कैसे हुई थी, तो उस एलर्जेंस का छोटा सा डोज दिया जाता है और क्या रिएक्शन हो रही है उसकी स्टडी की जाती है। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट ड्रग्स लाइक द एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा था, तो इनके सब एंटी दे दो। एंटी हिस्टामिन रिलीज हुआ था तो एंटी हिस्टामिन दे दिया, एड्रेनालिन दे दिया, स्टेरॉइड्स दे दिया, तो ये क्या करेंगे, एलर्जी को बड़ी जल्दी से खत्म कर देंगे। अस्थमा जनरली एक तरह से रेस्पिरेटरी डिसीज है ड्यू टू द एलर्जी, है ना, डस्ट पार्टिकल के कारण हो रहा है। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल रिजल्ट लोवरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस। आज का जीवन जो है बड़ा बदल चुका है ना, बच्चे समझते नहीं है, फास्ट फूड वगैरह ऐसी चीज़ों पर जीने लगे हैं जो कि केवल टेस्ट देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देती है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नेचुरल चीज़ें, दूसरा है कि जो चीज़ें हमारे घरों में तैयार की जाती है, साफ सफाई के साथ तैयार की जाती है, वो चीज़ें ज़्यादा हम कंज्यूम करें, बजाय ऐसी चीज़ों के जो कि हमें केवल स्वाद के अलावा कुछ नहीं देती है ना। स्वाद थोड़े समय के लिए होता है, उसका नुकसान लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आज के समय में हम हो क्या रहा है कि मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल जो कि क्या कर रही है, लोवरिंग ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम होती चल रही है। अब इम्यूनिटी कम हो गई, बॉडी की लड़ने की क्षमता कम हो गई, तो कोई सी भी छोटी सी डस्ट पार्टिकल हुआ या और कुछ भी हुआ, बॉडी को बड़ा आसानी से एलर्जी दे देगा, तो हमारे वो एलर्जेंस बड़ा आसानी से बॉडी पर हावी हो जाएगा, एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे खान पीन में, रहने खाने पीने की स्टाइल, लाइफ स्टाइल, इन सबको सुधारें हम लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ऑटो इम्यूनिटी किसे बोल रहे हैं।
कि इट इज द कंडीशन इन विच द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज बताई थी कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या हो रहा है कि ये वह कंडीशन है जिसमें बॉडी अटैक कर लेती है अपनी खुद की ही सेल पर, खुद की ही सेल को खत्म करने का काम कर रही। क्यों? ड्यू टू द जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन। कुछ हो सकता है जेनेटिकल रीजन हो या फिर कुछ अननोन रीजन हो जिसके कारण बॉडी अपनी ही सेल पर अटैक करके खत्म करने का काम कर रही है। ठीक है। इट लीड्स टू द ऑटो इम्यून डिसीजेस, जिसके कारण ये ऑटो इम्यून डिसीजेस में आता है, जैसे कि क्या, रिमेटॉइड्स आर्थराइटिस दे रखा है, ल्यूपस भी इसमें ही आता है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है, तो ये समझ में आना चाहिए ऑटो इम्यूनिटी किसको बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है एक्वायर्ड। एड्स की बात कर रहे हैं, एड्स का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब एक्वायर्ड किया है ना हमने, एक्वायर्ड मतलब क्या, बॉडी में नहीं हुआ ना, बाहर से लिया गया एक्वायर्ड है ये तो। और काम क्या कर रहा है? इम्यून को डिफिशियंस करने का काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम को कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, और ये एक सिंड्रोम है, तो इसलिए बोला गया उसको एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या है एक्चुअल में? इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी है, इसलिए तो इम्यून डिफिशियंसी बोला कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, बॉडी के लड़ने की ताकत कम हो रही है, बीमारियों से लड़ने की ताकत है ना, हम ये तो समझ लें कि रेसलिंग की ताकत कम हो गई, घर पे फाइट, स्कूल में फाइट करने की ताकत कम, ऐसा नहीं बोल रहे, बॉडी में अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। इट इज कॉजिंग बाय द HIV। इसका कारण क्या दे रखा है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस है ये। ठीक है, ए रेट्रोवायरस हैविंग द RNA जीनोम, इसमें RNA जीनोम मौजूद होता है। इट्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द अमेरिका 1981। नीट वाले ध्यान से समझ लेना कि अमेरिका में 1981 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था एड्स को। ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसफर होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा? तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन। अगर कोई से व्यक्ति को एड्स है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये एड्स फैल सकता है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि केवल सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ही एड्स नहीं फैलता है, दूसरे भी रीजन है, दूसरी भी चीजें हैं जो हमें बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि हमारे लाइफ में 5 से 10 सालों बाद पता चलता है कि ये हुआ है, इन्हें तत्काल उभर कर सामने नहीं आता है, इन्हें हमें तो बाद में होने के बाद 5 से 10 साल बाद पता चलेगा कि HIV पॉजिटिव हैं। तो इसलिए इनके कॉजेस प्लस ये समझ में आना चाहिए कैसे हो रहे हैं ना, क्या कारण है, ये कैसे फैल रहा है, ये तो ये समझ में आना चाहिए, इसका ट्रांसमिशन कैसे। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये वाला, समझे ध्यान से कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ ट्रांसफ्यूज करा है अगर किसी ने पेशेंट को ब्लड डोनेट किया, हो सकता है उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव था, तो उसके ब्लड के थ्रू या उसका ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्रोडक्ट मतलब हमने बोल दिया ब्लड का प्लाज्मा डोनेट किया है, तो उसके थ्रू भी जनरली ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। आप समझो ध्यान से कि जब तक कोई सी चीज सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहा है तो भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। दूसरा ये कि ब्लड डोनेट कर रहा है तो एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, मतलब भी ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। तो जब भी फ्लूइड ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पर, तो HIV पॉजिटिव अगर है तो हेल्दी पर्सन में भी वो फैल जाएगा, अगर वहां पर कहीं ना कहीं फ्लूइड ट्रांसफर हुआ है तो। ठीक है, अभी समझो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कैसे फैल रहा है। शेयरिंग ऑफ इंफेक्टेड निडल्स। पहले के समय में ये होता था कि इंजेक्शन लगाया जाता था तो एक ही इंजेक्शन से सबको ठोक दिया जाता था। ठीक है, इंजेक्शंस को गर्म पानी में उबाल लिया जाता था, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता था कि गर्म पानी में रख दिया जाता था, लेकिन एक ही इंजेक्शन, एक ही निडिल हुआ करती थी, उस निडिल से ही सभी पेशेंट को लाइन से इंजेक्शन लगा दिए जाते थे। अब आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ऐसी निडल्स के लिए प्रायोरिटी दे दी गई है, ऐसी निडल्स आ गई कि वन टाइम डिस्पोजेबल इंजेक्शन बन गए कि एक बार लगाया और फेंका, एक बार लगाया और फेंका, अब रिपीट नहीं किए जाते हैं।
तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड हो सकता है कि अगर सीरिंज जो थी हमारे पास में इन्फेक्टेड नीडल्स, हमने किसी को इंजेक्शन लगाया, वो HIV पॉजिटिव था, वही इंजेक्शन किसी दूसरे को लगा दिया, उसको भी HIV पॉजिटिव हो गया, इन्फेक्शन हो गया उसको भी। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केवल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ही एड्स नहीं फैल रहा है, दूसरे भी रीजन है यहाँ पर। दूसरा है कि फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, हो सकता है बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जनरली माँ को HIV पॉजिटिव था, HIV पॉजिटिव थी माँ, और उस माँ के ब्लड सेल जब प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रीजन मैं बता सकता हूँ, जैसे हालांकि यहाँ पर आगे आएगा क्या, कि जैसे हम नाई के यहाँ पर गए, बार्बर के यहाँ कटिंग बनवाने गए, तो दाढ़ी बनवाने गए, कटिंग बनवाने गए, तो क्या करते हैं, ब्लेड चेंज करते हैं। ध्यान रखना जरूरी है ना, ब्लेड अगर नहीं चेंज कर रहा है तो उसको बोल दो कि भैया 5 रुपए ज्यादा ले लेना, तू तो ब्लेड चेंज कर दे। ठीक है, तो ब्लेड का चेंज करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कटिंग दाढ़ी बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं कट लग जाता है। अब कट लग गया तो हुआ क्या, उस ब्लेड पर ब्लड के पार्टिकल्स आ गए। अब हो सकता है जिसको कट लगा था वो HIV पॉजिटिव हो, अब वो ब्लड पार्टिकल्स उसके ब्लड पर आ गए, अब वही ब्लड को हेल्दी पर्सन के लिए यूज कर लिया गया। अब वही ब्लड से हेल्दी पर्सन को लगाया और कट लग गया तो वो ट्रांसफ्यूजन हो गया, वहां पर वायरस वो हेल्दी पर्सन में भी पहुंच गया। तो ये चीज ध्यान से हमको समझ में आना चाहिए, है ना। 5 साल 10 साल बाद हमें भी याद नहीं रहेगा कि हम किस नाई के यहाँ पर कटिंग दाढ़ी बनवाने गए थे या किस हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने गए थे। ठीक है, किसने हमको ब्लड डोनेट किया था, कहाँ से क्या हुआ था, सारी चीजें याद नहीं रहती है। 10 से 5 सालों बाद हमको पता चलेगा कि HIV पॉजिटिव। तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV, भैया सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव होने की रिस्क किन में ज्यादा है, तो इंडिविजुअल विद द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ऐसे व्यक्ति जिनके सेक्सुअल पार्टनर बहुत सारे हैं, 1 2 5 10 सेक्सुअल एक्टिविटी वो कई लोगों के साथ में कर रहे हैं, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जिनके हैं उनको HIV पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, ड्रग एडिक्ट्स, ये भी समझ लो, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक्स ड्रग्स इंटरवेनेसली, ऐसे जो कि ड्रग लेते हैं इंटरवेनेसली, मतलब अपनी नसों में ड्रग लेने का काम करते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, तो उन्हें भी HIV पॉजिटिव होने का चांस ज्यादा है। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा व्यक्ति जिसको बार 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 ब्लड की जरूरत लग रही है, तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ रहा है उसको, बार बार ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। ऐसे चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, अभी ऊपर मैंने बताया ये पॉइंट, हो सकता है माँ को HIV पॉजिटिव हो, और माँ जब HIV पॉजिटिव थी बच्चे की, तो बच्चे को भी ऑब्वियसली ट्रांसफर हो जाएगा, HIV पॉजिटिव ही होगा। सबसे खास बात ये भी समझें कि HIV डज नॉट स्प्रेड बाय द टच और द फिजिकल कॉन्टेक्ट, छूने से या फिजिकल गले वाले मिलने से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से HIV नहीं फैलता है। इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, अभी मैं आपको समझाया, चाहे ब्लड हो चाहे और हमारे कुछ भी हो, सीमन हो, तो ये सारी चीजें जनरली क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है। तो बॉडी फ्लूइड अगर ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो HIV फैलने के चांस रहेंगे, फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है। देर इज अ टाइम लेग, देखो अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको बताया कि समय कितना, तो हम बोल रहे हैं फ्यू मंथ से लेकर 5 से 10 साल तक हो जाता है, जब हम कह सकते हैं कि अपियर हो रहे हैं सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, यानी 5-10 साल बाद सिम्टम्स पता चल रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए हमें। दूसरा ये कि अगर हमें कुछ ऐसा लगता है तो कोई सोसाइटी से, हमारे समाज से, इस दुनिया से, है ना, हमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें हमने क्राइम किया है। ठीक है, हमेशा हमारा देखने का नजरिया सुधारना की जरूरत है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमने HIV पॉजिटिव कोई सा व्यक्ति है तो उसको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से छुप दब कर बताने की जरूरत है या घर परिवार में बताने की जरूरत है तो शर्म आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं कि केवल सेक्सुअल कांटेक्ट या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे तो ही ये हुआ, बहुत सारे दूसरे भी रीजन यहाँ पर दे रखे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कारण दे रखा है एड्स को लेकर, ऐसे ही
हम बात कर सकते हैं क्या कि नाई का मैंने एग्जांपल दिया, हम पार्लर गए, कहीं पर बार्बर के पास में कट लग गया, ट्रांसफ्यूजन हुआ तो हो गया, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। ठीक है, हम हमेशा 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वो सेलिब्रेशन केवल इसलिए होता है ताकि हम अवेयरनेस ला सकें। ठीक है, अभी जो हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये भी दिसंबर की आज 8 तारीख हो रही है। ठीक है, तो अभी अभी सेलिब्रेशन गया ये दिसंबर में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये अवेयरनेस की जरूरत है हमें। ठीक है, आगे चीजें और हम समझेंगे इस चीज को लेकर कि क्या है ये लाइफ स्टाइल, क्या है इसकी, वो चीज समझते हैं हम लोग कि HIV इंटर्स बॉडी टू मैक्रोफेज एक एज ए HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेज के रूप में जनरल वो मैक्रोफेज में इंटर हुआ, एक्चुअल में फैक्ट्री मतलब बहुत सारे वायरस डेवलप करते चले जाएगा, है ना। RNA जीनोम रिप्लिकेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की हेल्प से RNA जीनोम क्या करते जाएगा, अपने आप को रिप्लिकेट करते चले जाएगा ताकि वो क्या बना सके, वायरल DNA बना सके। और वायरल डीएनए फिर क्या कर दिया जाएगा, होस्ट सेल में पहुंचा दिया जाएगा। इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, फिर वहां पर इन्फेक्टेड जिस सेल में पहुंचा है वहां पर वायरस पार्टिकल डेवलप हो जाएंगे। फिर HIV जनरली कहां पर, T सेल में डेवलप हो जाएगा, T सेल में पहुंच गया, फिर रिप्लिकेट्स होगा और प्रोड्यूस करेगा उसकी प्रोजेनी, यानी उसकी आने वाली जनरेशन को डेवलप करता जाएगा। फिर ऐसे ही क्या करेगा, अटैक करेगा दूसरी टी सेल को, फिर वहां से दूसरी टी सेल, तो धीरे 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 टी सेल खत्म होती चली जाएगी जो कि एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प कर रही है, बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होते चले जाएगा। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलती है इसकी। ठीक है, HIV इन्फेक्टेड पर्सन में बी इन्फेक्टेड विद द माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगीज, पैरासाइट्स एक्सेप्ट लाइक द टॉक्सोप्लाज्मा। तो देखो छोटी से छोटी चीजें भी, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका इम्यून सिस्टम तो इतना डाउन हो गया है कि वो छोटे से बैक्टीरिया वायरस के कारण भी बीमार हो जाएगा और उसकी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है, फाइनली डेथ हो सकती है व्यक्ति की। ठीक है, डायग्नोसिस कौन सा टेस्ट करवाते हैं इसके लिए, इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें भी समझिए एलिसा टेस्ट बोलते हैं जनरली, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, 12th में, नीट में भी आता है। ठीक है, एलिसा टेस्ट जनरली इसको बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, अगर एड्स के बारे में हमें टेस्ट करना है तो एलिसा टेस्ट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, दो ट्रीटमेंट, कोई ऐसा फिक्स प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं। एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है जनरली, है ना, ये पार्शियली इफेक्टिव है। ये हो सकता है क्या कर दे, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, व्यक्ति की उम्र हो सकता है वो आगे आने वाले 20 साल जीने वाला था, उसको हो सकता है 10 साल और बढ़ाकर 30 साल जीने लायक बना दे। मतलब केवल उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको फाइनली खत्म करके उसकी लाइफ को सेव नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मैंने ये चीज बोली है। तो आगे आ रहा है कि प्रिकॉशन क्या क्या रखना है हमको, प्रिवेंशन क्या रखना है। तो प्रिवेंशन का पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि प्रिवेंशन ऑफ एड्स में एजुकेट द पीपल्स अबाउट द एड्स, लोगों को हमें समझाना पड़ेगा एड्स क्या होता है ना, इससे शर्माने वाली बात नहीं है, समझाने ये पड़ेगी। गवर्नमेंट ने आप लोगों के 12th के सिलेबस में भी इसलिए दिया ताकि आप चीजों को समझ सकें, जान सकें, अच्छे से पढ़ सकें, है ना। कंफ्यूजन होगा तो मिस कंफ्यूजन अगर रहा तो कहीं ना कहीं हम और किसी रास्ते पर चले जाएंगे, तो ये समझ लें। तो एजुकेट द पीपल्स, हम सीखें दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, मेकिंग द ब्लड सेफ फ्रॉम द HIV, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड बैंक से हम ब्लड लेकर आ रहे हैं या किसी पर्सन से हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई करवाएं कि पहले क्या है, ये एड्स HIV पॉजिटिव वाला ब्लड तो नहीं है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है उसमें। यूज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ नीडल एंड सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज का यूज करें। ऐसे ही एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला रही है ना, हर कोई क्या कर रहा है जनरली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी, दूसरा एक HIV जैसे चीजों से बचने के लिए भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला रही है अवेयरनेस के। ठीक है, तो ये क्या करें कि एडवोकेटिंग सेफ सेक्स और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ये उसका ही एक पॉइंट है कि भैया सेफ सेक्स के बारे में लोगों को बताएं। दूसरा ये कि कॉन्डम्स के यूजेस के बारे में बताएं, उसको फ्री कॉन्डम्स भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवाती है जनरली अनएजुकेटेड एरियाज में जहां पर लोगों को पता नहीं है।
कंट्रोलिंग द ड्रग एब्यूज, अभी अपनों ने बताया कि ड्रग्स को इंटरवेन नसों में लेने के कारण भी ये वायरस फैलने के चांसेस हैं, तो कंट्रोल कर रही है ड्रग एब्यूज से बचा जाए। हमारा एक पूरा टॉपिक बनने वाला है ड्रग एब्यूज के बारे में हमारी इसी इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, आप अपडेटेड भी रहेंगे। और ये टॉपिक्स हम आगे जाकर कैंसर का टॉपिक भी लेने वाले हैं, इसके बाद ही आ रहा है कैंसर का टॉपिक, तो वो हम लोग नेक्स्ट हमारे वीडियोस में लेने वाले हैं। ये कैंसर का टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, तो हम कैंसर का टॉपिक भी वहां पर लेंगे, दूसरा साथ ही हम ड्रग एब्यूज का भी टॉपिक लेंगे। ऐसे ही दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट में क्या कि रेगुलर चेकअप्स फॉर एचआईवी इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, ऐसे सस्पेक्ट्स जहां पर भी दिखाई देते हैं कि हो सकता है उस एरिया में एचआईवी है, तो उस एरिया में रेगुलर चेकअप्स गवर्नमेंट करवाती है और करवाए जाना चाहिए, ताकि वहां से पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होगी और अच्छा लग रहा होगा आपको। ये सारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले में, ये पूरा फिल्ट्रेट है। ठीक है, इतना तो आपको करना ही रहेगा अगर आप 12th और नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर वाकई में आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ में अपडेटेड चीज़ों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।